वन मिनट रिवीजन नोट में आप सभी का स्वागत है और ये है यूपीएससी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसमें ज्वालामुखी से लगभग क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसमें क्या क्या होता है, क्या निकलता है, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। भूकंप से क्वेश्चन आया था, भूकंप में क्या कैसा होता है सब कुछ देखेंगे। और इसको मैं 1 मिनट से भी कम टाइम में रिवाइज कर पाती हूँ। तो अगर एक बार अच्छे से मेहनत कर ली जाए तो, क्योंकि अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है ना, तो वो सबसे बड़ी चीज़ वही होती है कि इस चैप्टर से अगर कुछ भी आएगा तो अगर मुझ अगर किसी से एक से भी बन रहा होगा तो मुझसे भी बनेगा। क्यों? क्योंकि आपको ये सोचना होता है कि मैंने वो चीज़ कितने बार रिवाइज करी है, क्या क्या मैंने देखा है। और इस सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें से जो भी चीज़ में मतलब कि आपको जो चीज़ नहीं आएगी, मतलब छाया क्षेत्र समझ में नहीं आया, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई, तो आपको वही चीज़ जाके फिर रिवाइज करनी है, उसको ही जाके 5-6 बार लिखना है, वो और अच्छे से रिवाइज हो जाती है। इसे स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की संरचना कैसी है, आंतरिक संरचना कैसी है, इसको जानने के लिए अब ऐसा तो है नहीं कि और ये पूरी एनसीईआरटी बेस्ड है, तो इसको जानने के लिए लोगों के पास कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ प्रत्यक्ष स्रोत हैं और कुछ अप्रत्यक्ष स्रोत हैं जानकारी के। तो खनन यानी कि ये धरती है, ये पृथ्वी है, इधर पे हम रहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इधर से खुदाई करना स्टार्ट करेंगे, खुदाई करना स्टार्ट करेंगे। ऐसे 12 किलोमीटर तक हम गए हैं अफ्रीका में गोल्ड माइन के लिए। ऐसे फिर एक है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग क्या होती है, जिसमें आप प्रवर्धन करते हैं, मतलब खोद के निकालते हैं। तो ऐसा आप रसिया में एक जगह गए हैं, वहाँ पे तो एक एक टाइम के बाद में उससे ज़्यादा नहीं की हमने। फिर ज्वालामुखी एक सबसे ज़्यादा सही जो प्रत्यक्ष स्रोत है। क्योंकि लावा जब वो आता है तो वो बहुत नीचे से आता है। अब हम ये कई लोग कहते हैं दुर्बलता मंडल से आता है, लेकिन अभी भी ये बिल्कुल कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि वो कब कितने गहराई से आता है। तो हाँ, लेकिन ऐसा नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि दुर्बलता मंडल से आता है। अब ज्वालामुखी क्या होता है? ज्वाला ज्वाला मतलब आग। आग, अगर हम इसको वर्ड से समझे तो आग। और मुखी मतलब मुंह, यानी कि ऐसा मुंह जहाँ से ज्वाला निकल रही है, राइट? यही होगा ना। तो ज्वालामुखी समझ लिया हमने। ज्वालामुखी मतलब वह ऐसा छिद्र जहाँ से ज्वाला निकल रही है। तो जैसे कि ये मान लीजिए जगह है, यहाँ से बहुत सारा कुछ कुछ निकल रहा है। अब इससे निकल जहाँ पे निकलेगा इसको कहेंगे क्या? ज्वाला का मुँह, यानी ज्वालामुखी। ये जो जिस पाइप लाइन से ऐसे ये निकल रही है, इधर से मेघमन निकल निकल रहा है, इसको बोलेंगे क्या? बोलेंगे इसको वेंट या नली बोलेंगे। अब ये जो निकल रहा है अंदर से, ये अंदर जब है तो इसको मेग्मा बोलेंगे, और ये जब बाहर निकल के इधर पे ठंडा होने लगा तो इसको लावा बोलेंगे। अब ऐसा तो यही नहीं कि लावा बस निकलता है, और भी चीज़ें निकलती हैं। तो क्या क्या निकलता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2 बार यूपीएससी पूछ चुकी है, 4 बार और पूछ सकती है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो एक मतलब की जगह है, यहाँ से निकला, इधर पे बहा, इधर से निकला, इधर से बहा, क्या निकलेगा? तो हमें जो नॉर्मल चीज़ें पता है, धुआं, धूल के कारण, और ये चीज़ें तो सबको ही पता है, लेकिन थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। और अभी मैं एनसीईआरटी से क्वेश्चन भी दिखाऊंगी। तो एक लावा के रूप में क्या मतलब अपशिष्ट के रूप में क्या निकलता है? लावा प्रवाह निकलता है। बहुत अंदर से जो निकलते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा गर्म ज्वलन खंड सील होते हैं, मतलब ऐसे टुकड़े होते हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है। ज्वालामुखी बम निकलते हैं। और राख और धूल के कारण मैं बता ही चुकी हूँ। एन यानी कि नाइट्रोजन के जो यौगिक हैं वो निकलते हैं, सल्फर के यौगिक निकलते हैं, CO2 गैस निकलती है, क्लोरीन निकलती है, हाइड्रोजन निकलती है, आर्गन निकलती है। लेकिन इन दोनों के यौगिक ज़्यादा अच्छे से निकलते हैं। पूछा जाए कि अमोनिया क्या? मुख्यतः अमोनिया निकलती है तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि अमोनिया भी निकलती है शायद, या कुछ भी ऐसा कि आंशिक रूप से ये भी होता है, तो हो सकता है कि उसमें हो, या कुछ भी चीज़ें तो आपको यहाँ पे कॉमन सेंस यूज करना है कि इनमें से वो
था या नहीं। अब आ जाते हैं आकृतियों में। आपसे मैं पूछूं कि मतलब कि वह कौन सा वह कौन सा ज्वालामुखी है जिसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे ज़्यादा विस्फोटक होता है। ऑप्शन दूँ कि बेसाल्ट, मध्य महासागरीय कटक और सील्ड और मिसित, तो आप क्या चूज करेंगे? तो इस आधार पे हमें बाह्य आकृतियाँ और आंतरिक आकृतियाँ पढ़नी है। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि ये एक पर्वत है, यहाँ से क्या निकल रहा है, मैग्मा या लावा निकल रहा है। अब कॉन्सेप्ट समझना है थोड़ा सा कि देखिए यहाँ से ये निकला, मैग्मा निकला, तो अब ये निकलता है ना जब, तो एक जिस तरह की आकृति बनाएगा, या तो वो अंदर ही ठंडा हो जाएगा, अंदर ठंडा हो जाएगा तो आंतरिक आकृतियाँ बनाएगा, और बाहर जाके जब ये लावा ठंडा होगा तो ये बाहर आकृतियाँ बनाएगा। इसी का यही यही कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है अग्नि चट्टानों के लिए कि अंतर्वेदी एग्नीस रॉक जो कहते हैं, वो अंदर वाले इधर पे जो आकृतियाँ बनेंगे उसको बोलेंगे, लेकिन वो रॉक वाले चीज़ में देख लेंगे। अभी तो ये बस समझना है कि हाँ, ये बाहर की चीज़ हो गई, और मतलब कि अगर बाहर ठंडा हुआ तो कौन सी आकृतियाँ बनाएगी, बाह्य आकृतियाँ, और अंदर ठंडा हुआ तो क्या बनाएंगे, आंतरिक आकृतियाँ। ये मेघमा अगर अंदर ही ठंडा हो गया, कैसे ये अंदर ठंडा हो जाएगा? जैसे कि हमें पता है कि बेसाल्ट ऊपर आके ठंडा होता है, ग्रेनाइट जो है वो नीचे ही ठंडा हो जाता है। तो ग्रेनाइट की जो चट्टान है वो अंदर वाली चट्टानों से मिलता है, और ऊपर आके जो मिलता है वो बेसाल्ट, और बेसाल्ट से पता है कि मतलब कि काली मिट्टी बनती है। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है कि क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन वो मैं रॉक वाली एक ऐसे ही पेज होगा, रिवीजन पेज, उसमें बता दूंगी। सो अब हम क्या कह रहे हैं कि ए जगह थी, यहाँ से निकला एक निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, और इधर फैल रहा है, फैल रहा है, ऐसे बहुत जगह पे फैल गया, बहुत सारी जगह पे फैल गया। मतलब कि बेसाल्ट चट्टानों को छोड़ दें तो ये सबसे ज़्यादा जगह पे फैल जाते हैं, सबसे ज़्यादा जगह पे। तो ऐसे फैलते जाते हैं, फैलते जाते हैं, मतलब ऊपर तक नहीं जाते हैं, फैलते जाते हैं। तो उसको बोलते हैं सील्ड आकृति, यानी कि सील्ड ज्वालामुखी कहते हैं। क्यों कहते हैं सील्ड ज्वालामुखी? क्योंकि ये इधर उधर फैलती जाती है, बस इसका नाम है। अम्ल ज़्यादा होगा तो वही फैलेगा, तो अम्ल ज़्यादा होती है, संयमता इसकी कम होती है। उदाहरण इसका हवाई द्वीप है। और अगर गलती से सोचो कि इसमें पानी चला जाए इस नली में, तो थोड़ा बहुत विस्फोट कर सकती है तब। और फव्वारे के रूप में जब इससे चीज़ें निकलती हैं तो उसको बोलते हैं मतलब कि सिंडर शंकु बोलते हैं। तो इसका एक नाम सिंडर शंकु के ज्वालामुखी भी है। तो बस इतना ही याद रखेंगे, तो सील्ड शंकु से अगर क्वेश्चन आएगा तो हम वो सही कर लेंगे। अब दूसरा है मिसित शंकु। अब अभी तो क्या हो रहा था कि चीज़ें दूर तक बह रही थी। अब मानो कि ज्वालामुखी नली से निकलनी है, लेकिन नल ये चिपचिपा है, गाढ़ा है, तो जल्दी से निकलेगा नहीं। अगर गलती से इसने ब्लॉक बना दिया और अंदर से तो आ ही रहा है, आ रहा है, आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा और सडनली विस्फोट कर जाएगा, तो बहुत ऊंचाई तक जाएगा, बहुत बड़े बड़े पर्वत बनाएगा, और क्या होगा, बहुत अत्यधिक वो हो जाएगा। तो ये क्षारीय होता है, सहमता इसकी थोड़ी ज़्यादा होती है, और ये काफ़ी विस्फोटक होते हैं। ठीक है, काफ़ी विस्फोटक होते हैं, जगह में कम होते हैं क्योंकि ज़्यादा फैल नहीं पाते हैं। और कैल्डेरा इसी का एक रूप है, कैल्डेरा। लेकिन इसमें इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है कि ऊपर उठने की जगह अंदर धंस जाते हैं। तो अंदर धंस जाते मतलब जब आपको कभी कभी गुस्सा आती है तो आप गुस्सा करने की जगह हंस देते हैं, तो ये ऊपर जाने की जगह नीचे धंस जाता है, तो इसको कैल्डेरा बोलते हैं। अत्यधिक विस्फोटक ये होता है। बेसाल्ट चट्टानें जो हैं वो क्या होती हैं, वो भी बिल्कुल सील्ड की तरह होती हैं, लेकिन ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैली होती हैं।
तो इधर से निकलता है, इधर 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 हज़ारों किलोमीटर में वो हो जाता है। जैसे ये हमारा दक्कन का ट्रैप है, तो ये तो हमें पता ही है कि बेसाल्ट प्रवाह है, बहुत दूर तक के क्षेत्र का होता है, तो बेसाल्ट प्रवाह हो गया है। अब जो यही उद्गार जो है इस समुद्री क्षेत्र में हूँ, मान लो समुद्री क्षेत्र बहुत सारे हैं, ऐसे ही अटलांटिक में है एक, तो यहाँ से निकल रहा है दोनों साइड के लिए क्या हो रहा है, उद्गार हो रहा है, यानी कि ज्वालामुखी निकल रही है। ज्वालामुखी मतलब ज्वालामुखी यहाँ से निकल रही है। क्यों निकल रही है? मतलब कि दो चट्टानें कन्वर्ज कर रही हैं, तो आके और यहाँ पे ऐसे 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 वो होती जा रही है। मध्य अटलांटिक रेज इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है। तो मध्य महासागरीय कटक हमने देख लिया, ये महासागर में इसमें उद्गार होता है। तो सबसे बड़े क्षेत्र में कौन फैले होते हैं? क्षेत्र के आधार पर बेसाल्ट क्षेत्र, दूसरे पे सील्ड, और ए बहुत विस्फोटक होते हैं और ए उससे भी विस्फोटक होते हैं, क्योंकि ये उसी का एक रूप है, मिश्रित का ही रूप है, कैल्डेरा, जिसे ज्वालामुखी कुंड भी कहते हैं। मध्य महासागरीय घटक हमने देख लिया। देखिए एक होता है कि सक्रिय है या निष्क्रिय है ज्वालामुखी, इसके आधार पर भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वो ऐसी समझ लेने की चीज़ है कि अगर उद्गार हो रहा है अभी भी तो उसको बोलेंगे सक्रिय ज्वालामुखी, और निष्क्रिय ज्वालामुखी किसको बोलेंगे? जिसमें अब उद्गार नहीं होता है। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है, तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब अगर ये मेग्मा बाहर आके ठंडा हुआ था, उससे आकृतियाँ बनी थी, उसको हमने देखा था। अब देखते हैं कि अगर अंदर ही ठंडा हो जाए, तो ये मतलब अंदर ही ठंडा हो गया हो एक गुबंद के आकार का बहुत बड़े क्षेत्र में, तो इसको बोलेंगे बैकोलिथ। तो अब एक क्वेश्चन है कि ये जब नीचे है धरातल पे, तो इधर इधर पे हम, तो ये हमें पता कैसे चला? तो क्या होता है कि बहुत लंबे टाइम के बाद ये एरोड होता जाता है, मतलब अपरदन के कारण ये सब कुछ हवाएं धूल सब कुछ उड़ा देती हैं, तो ये दिखाई देने लगता है ऐसे। कर्नाटक और महाराष्ट्र इधर पे देखने को मिले हैं अमेरिका में, तो इनको बोलते हैं वैकोलिथ। ठीक है, एक गुबंद के आकार की एक आकृति बना देते हैं। लावा इधर ही, लावा नहीं, मेघमा इधर ही ठंडा हो जाता है, फिर नलिका द्वारा ऊपर जा ही रहा होता है कि इधर, फिर वो आके और इधर पे ठंडा हो जाता है, तो इसको बोलते हैं लैकोलिथ। तो आएगा कि गुबंद के आकार का और होता है, लेकिन थोड़ा ऊपर होता है। ये अगर पिक्चर याद रही तो सब कुछ याद रहेगा। और अगर वो नीचे की तरफ तस्तरी की तरह, तो वैसे तस्तरी तो इसको ही बोलेंगे हम, लेकिन जब बेंट से जुड़ा होता है और इस तरह की शेप बनाता है, इस तरह की बनाएगा, किसको कॉनकेव कहेंगे और किसको कॉन्वेक्स कहेंगे, ये आप समझदार हैं, है ना? तो इस तरह से लेपोलिथ बनेगा। और अगर लहरदार हो गया ये, तो इसको फेकोलिथ कहेंगे। अगर क्षैतिज में विस्तार कहा गया तो सील कहेंगे। अगर ये छोटे क्षेत्र में हम, तो सीट भी बोल देंगे, तो सील और सीट आए तो ये। और अगर ये धरातल के समकोण पे हो, उद्गार के समकोण पे हो, तो इसको डाइक बोल देंगे, ऊर्ध्वाधर हो। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो थोड़ा फिर से देख लेना। या और हाँ, एक चीज़ ये देखिए, किसी का भी ये फाइनल रीडिंग तो नहीं हो सकता, लेकिन इस वीडियो को देख के इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए जाएंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा, या फिर पढ़ लिया है और रिवाइज करना है देन फिर इम्पोर्टेंट हो जाएगा। चलिए, अब हम देखते हैं अप्रत्यक्ष जो चीज़ें हैं। अप्रत्यक्ष में आते हैं पदार्थ के गुणधर्म। अब पदार्थ के गुणधर्म, तो जब खनन कर रहे थे, हम खनन कर रहे थे, नीचे तक जा रहे थे, तो हमने देखा कि जो पदार्थ है, यानी कि कुछ भी चीज़ें, वो गहराई पे जाने पे हमने देखा कि टेम्परेचर हो जाए, चाहे प्रेशर हो, यानी कि दाब हो, ताप हो, दाब हो, और घनत्व, ये तीनों बढ़ रहे हैं। इनकी बढ़ने की दर अलग अलग मतलब कि क्षेत्र में अलग अलग है। अलग अलग क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पे ऊपर बैठी है, फिर अंदर जाएंगे तो
ऐसे अलग अलग परतों में है। तो कहीं का ज़्यादा है, कहीं पे का कम है, मतलब कि कहीं पे बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है, कहीं पे थोड़ा कम, लेकिन हाँ बढ़ता तो है, ये एक कॉमन चीज़ है। दूसरा है उल्का पिंड भी अप्रत्यक्ष उदाहरण। तो कई बार क्या होता है, ये हमारा पृथ्वी है, दूसरे किसी उधर से इधर पे क्या आ जाती है, उल्का पिंड आ जाती है। अब ये पूरी तरह से तो हमारी पृथ्वी की तो नहीं, लेकिन हमारी पृथ्वी जिनसे बनी है उनसे ही उल्का पिंड बनी, तो उल्का पिंड भी अप्रत्यक्ष रूप से हमें वो देती है। एक है गुरुत्वाकर्षण बल। तो पृथ्वी हमारी कुछ इस तरीके की है, मतलब ऐसी नहीं है बिल्कुल गोल, थोड़ा इधर और इधर कम गोल है। तो इसके केंद्र से हम जाएंगे तो इधर पे ना कम दूरी है, तो इधर गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा है। मतलब क्या होना चाहिए, आइडियल कंडीशन ये है कि सब जगह ये गुरुत्वाकर्षण बल एक जैसा होना चाहिए, बट नहीं है। तो इसको बोलते हैं गुरुत्व विसंगति। और ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये अलग अलग जगह पे अलग अलग है। क्यों अलग अलग है, क्योंकि कहाँ पे कितना द्रव्यमान है इस पर भी निर्भर करता है। ये उधर के अंदर किस चीज़ का वो पदार्थ बना है इस पे निर्भर करेगा। तो ध्रुवों पे ज़्यादा पाया जाता है गुरुत्वाकर्षण, और विषुवत पे कम पाया जाता है। एक तो MCQ है, बिल्कुल डायरेक्ट MCQ है इधर से। और दूसरा कि ये चीज़ हो गई, चुंबकीय पदार्थ भी इसको प्रभावित करते हैं। अब चुंबकीय पदार्थ इसको प्रभावित करते हैं, तो हमें पता है कि ऐसी हमारी रेखा है, लेकिन इसके थोड़ा सा ऐसे में एक चुंबकीय लाइन डली हुई है। ठीक है, चुंबकीय लाइन डली हुई है। तो क्या इम्पोर्टेंट चीज़ हमें समझ के रखना है अपने ब्रेन में, कि ये और हमेशा ऐसी ही नहीं रहती, ये कभी ऐसी भी रही है, कभी ऐसी भी रही है। जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र बदलता रहता है हमेशा, नॉर्थ साउथ का। क्यों बदलता रहता है, अब वो जब सूर्य की ज्वाला से वो निकलती है, बाद में देखेंगे। लेकिन हाँ, चुंबकीय पदार्थों के वितरण से भी पता चलता है कि पृथ्वी कैसे बनी है। अब भूकंप मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देख लेते हैं। क्वेश्चन ही आया था कि तरंगों से क्वेश्चन आता है, तो ऊपर की चीज़ें तो बस ऐसे ही एक्सप्लेन करने के लिए, जो कि ठीक है पढ़ लीजिए, वो तो नॉर्मल चीज़ें हैं, एक बार में ही समझ में आ जाएंगी। लेकिन जो समझने वाली चीज़ है वो इधर पे है, इधर पे है, और ये छाया क्षेत्र पे है। दो जगह से क्वेश्चन ज़्यादा, तो इनको देखना है। सॉरी। अब भूकंप वर्ड को तोड़ने की कोशिश करते हैं। भू मतलब भूमि, और कंप मतलब कंपन, यानी कि भूमि का कंपन। कारण क्या होता है, तो कोई चीज़ कांपती कब है, जब हमने पतीली चढ़ाते हैं और यहाँ पे आग लगती है, मतलब तापमान देते हैं, तो ये जो प्लेट हम ऊपर से रख देते हैं तो एक कांपने लगती है ना, हमने कंपन ही देखा है नॉर्मल लाइफ में। और एक टाइम ऐसा आता है जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है कि ये इसको हटा देती है। तो होता क्या है कि ये पहले भी यही काम करना चाहती थी, लेकिन इसके पास में इतनी इतनी कैपेसिटी नहीं थी इसको हटा दे। लेकिन क्योंकि ये इसको एक करके करे हुई थी प्लेट, लेकिन एक टाइम आएगा जब बहुत ज़्यादा हीट होगी और ये जो प्लेट होगी ना, ये बाहर निकल के और गिर जाएगी और पानी सा निकल जाएगा। ठीक है, अब वही चीज़ हमें इधर समझनी है। तो पृथ्वी का कंपन क्यों होता है, क्योंकि भ्रंश से, यानी कि दरारें जो होती हैं उधर से ऊर्जा बाहर निकल आती है। तो जो सेलें हैं ना, मतलब एक सेल है दूसरी सेल है, वो हमेशा उनकी प्रकृति होती है कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती रहती हैं, लेकिन ऊपर की सेलों की वजह से ये मिट्टी इसको बांधे रखती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि ये घर्षण कम होता है और वो भ्रंश से ऊर्जा निकल जाती है। तो ये कारण देख लिया। प्रकारों को हम इस आधार पे देख सकते हैं कि किस कारण से आया है भूकंप। तो एक प्लेट ए है, एक प्लेट ए है, ये दोनों प्लेटें क्या कर रही हैं, आपस में एक दूसरे से दूर हो रही हैं। या मान लो कि एक प्लेट ए है, एक प्लेट ए है, ए इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, बट एक दूसरे से टच तो करेगी, एक दूसरे से दूर तो जा रही है, तो इधर से ऊर्जा निकलने के चांसेस हैं।
तो क्वेश्चन आ जाए कि रूपांतरीय प्रवाह से, प्लेटों के रूपांतरित प्रवाह से भूकंप नहीं आते हैं, तो हमें लगेगा शायद नहीं आते होंगे, क्योंकि अब सारी भूमि का निर्माण करती है और अभी सारी नष्ट करती है, तो शायद नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है। तो ये हम समझ लेते हैं यहाँ पे अच्छे से। और तो कैसे कैसे, एक तो प्लेट टेक्टोनिक, अब इसको ही ज्वालामुखी भूकंप भी कहते हैं। अगर हमने बहुत ज़्यादा खनन कर दिया तो उसी क्षेत्र में पर्टिकुलरली थोड़ी सी हलचल हम महसूस कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा बांध निर्माण की वजह से। और ऐसे परमाणु मतलब कि क्या हो गया, परमाणु विस्फोट हो गया, तो इन सब से भूकंप आ सकता है। तो ए मानवीय है 3, ए रियल में ज्वालामुखी, और टेक्टोनिक है, प्राकृतिक है। और ये भूकंप जो है, एक क्वेश्चन आ जाए कि भूकंप, सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल पे आता है। अब स्थल मंडल को आप लिथोस्फीयर समझेंगे, ना कि धरातल के ऊपर वाले क्षेत्र में आते हैं। ऊपर वाले क्षेत्र में आते हैं, धरातल समझेंगे आप सोचेंगे कि महासागर में नहीं आते हैं, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। स्थल मंडल सोचना है कि ये 10 से लेके 100 किलोमीटर तक की जो गहराई होती है उसको एक साथ में स्थल मंडल या लिथोस्फीयर बोल देते हैं। तो हाँ, सभी जो हैं लिथोस्फीयर में ही आते हैं भूकंप। अब प्रभाव, तो भूमि और हिम यानी कि बर्फ और भूमि जो है वो श्रृंखलन हो सकती है, मतलब एक साथ में ये धस गिर जाए, लैंडस्लाइड हो जाए। धरातलीय विसंगति पैदा हो सकती है, पृथ्वी का पूरा भाग एक तरफ के लिए झुक सकता है, धरातलीय विस्थापन हो सकता है, इमारतें, तट और जाने दुनिया भर की चीज़ें यहाँ की वहाँ हो जाएंगी, मतलब टूट जाएंगी, आग लग जाएगी, सुनामी आ जाएगी, वस्तुएं गिरेंगी, ऐसे बहुत सारी नॉर्मल चीज़ें। इनसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, एमसीक्यू नहीं बनेगा, प्री तो नहीं बनेगा शायद। मापन तो सिस्मोग्राफ से नापते हैं, हाँ ये इधर इम्पोर्टेंट है। तो एक होता है सिस्मोग्राफ पे आ जाती हैं तरंगें, उन तरंगों का किया जाता है अध्ययन, और उन तरंगों के अध्ययन के लिए हम दो उनका स्केल्स का यूज करते हैं, रिएक्टर स्केल और मार्केली स्केल। रिएक्टर स्केल में कि जब भूकंप के समय ऊर्जा कितनी में निकली, क्योंकि अगर आ जाएगा ना कि गहन तनाव में, तो हमें ऐसा लगेगा कि हाँ रिएक्टर भी वही काम करता है, मार्केली स्केल भी वही काम करता है। नहीं, रिएक्टर ये देखता है कि उस टाइम पे ऊर्जा कितनी निकली, कितना विस्फोट हुआ। तो इसको एक वर्ड से याद रखेंगे, मैग्नीट्यूड, इंग्लिश में सही है। तो ये मापता है रिएक्टर, ठीक है। और मार के लिए स्केल नापता है कि भूकंप की गहनता, तीव्रता को, इंटेंसिटी को। इसमें 1 से 12 तक की नंबरिंग होती है और देखा जाता है कौन सा वो है। तो अब यहीं से ही एक आवृत्ति का भी देख लेते हैं कि क्या हमेशा आते रहते हैं भूकंप, कभी नहीं आते हैं। तो छोटे मोटे भूकंप हर समय किसी ना किसी पार्ट में आ रहे होते हैं पृथ्वी के। लेकिन बड़े भूकंप जो है 5 से ज़्यादा, जो आवृत मतलब कि जो ज़्यादा खतरनाक है, वो ऐसे साल 2 साल 3 साल में एक आध बार आते हैं, कभी जल्दी जल्दी भी आ जाते हैं, लेकिन कम आते हैं नॉर्मली, ठीक है। और उन्हीं जगह पे आते हैं जो भ्रंश, जहाँ पे भी भ्रंश वाले क्षेत्र हैं यानी कि दरार वाले क्षेत्र हैं उनके समीप हैं। और फिर वहाँ पे अगर जनधन रह रहा है तो हानि होने के भी चांस ज़्यादा रहते हैं। अगर ऐसी जगह पे आया है जहाँ पे कुछ नहीं है तो हमें उतना पता भी नहीं चलता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो गई। अब आते हैं हम अपने कोर ऑफ द कोर पार्ट पे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले मुझे संरचना ही लिखना था, बट चलो ठीक है। अब देखते हैं कि ये है पृथ्वी, बहुत फोकस इधर चाहिए। तो 2 सेकंड सांस अंदर, 3 सेकंड सांस बाहर, अब फोकस रहना। इधर पे आया भूकंप, तो इसका 3D तो नहीं बनेगा, 2D में देखते हैं। अब इधर से निकला है मान लीजिए, तो जहाँ से निकलेगा उसको बोल देंगे फोकस, यानी कि हैप्पी सेंटर भी बोल सकते हैं, फोकस भी बोल सकते हैं। इसका इंग्लिश वर्ड याद रखना, अधिकेंद्र और अभिकेंद्र में तो कंफ्यूज होने के बहुत सारे चांस हैं।
तो मैंने लिखा ही नहीं है हिंदी में। तो इधर जहाँ से निकलता है इसको बोलते हैं फोकस, और जहाँ पे पहला महसूस होता है, इसके समकोण पे ही महसूस होगा, है ना, तो इसको बोलते हैं एपिसेंटर। तो एपिसेंटर क्या है? वह क्षेत्र जहाँ पे महसूस होता है, पता चलता है कि हाँ भूकंप आया है, हलचल होती है यहाँ पे, लोग खड़े हों तो गिर जाए, या जो भी वो चीज़ें हैं, ऐसे समझ लेना। आप ऐसा समझिए कि आपके पाँव पे आया भूकंप, तो आपका पाँव क्या हो गया? स्टार्ट हुआ है, तो वो फोकस हो गया, और आपका मुंह जहाँ पे उसकी वो पड़ी, तो वो हो गया एपिसेंटर। ये बस याद रखने के लिए, नथिंग एल्स। तो फोकस और एपिसेंटर में कंफ्यूज नहीं होगी। पाँव क्या है? फोकस है, क्योंकि अगर पाँव डगमगाए तो आपका मुंह गिर जाएगा, है ना, तो ऐसे याद रख लेना है। तरंग है। अब जब इधर से ए ऊपर निकला, तो क्या ये ऊपर पहुंचा है? तरंगों ने। तो तरंगों में प्रकार देखना है, संचरण देखना है। तो अब जब यहाँ से क्या होगा? ऊर्जा निकलेगी, तो ऊर्जा तरंग के रूप में निकल सकती है ना। और क्योंकि पृथ्वी के अंदर की बात है, ऊर्जा दो फॉर्म में चलती है, फोटोन और उसमें सूर्य की तरह, तो फोटोन में और तरंग के फॉर्म में, तो तरंग। अब ये भूमि से निकलने वाली है, तो इसको भूगर्भिक तरंगें बोलते हैं, इंग्लिश में बॉडी वेव बोल देते हैं। तो यहाँ से निकल रही थी, ये दो तरह की निकल रही थी। एक वो निकल रही थी जो सीधी चलती हैं, एक वो निकल रही थी जो ऐसे ऐसे करके चलती हैं। तो इनको क्या होगा? टाइम लगेगा, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी। तुम सेकंड आते हो, जो बच्चा फर्स्ट आता है उसको क्या बोलते हैं? कि प्राइमरी। फर्स्ट, तो इनको बोल देंगे पी, और ये लेट आ रही है, इनको बोल देंगे एस। दो चीज़ें कंफर्म हो गई। हैं दोनों क्या है? भूगर्भिक, क्योंकि ये भूमि के अंदर से, जहाँ पे ये फोकस है उधर से ही आ रही है। लेकिन एक कैसी आ रही है? डायरेक्ट आ रही है। तो डायरेक्ट कैसे आ सकती है? जब ऐसी फॉर्म में आ सकती है ना, ऐसी फॉर्म। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये घनत्व मतलब दबाव पड़ रहा है, और वो चीज़ क्या कर रही है? उसके घनत्व में परिवर्तन हो रहा है। घनत्व में परिवर्तन हो रहा है, तो हर बार संकुचन हो रहा है और फैलाव हो रहा है, संकुचन हो रहा है और फैलाव हो रहा है, संकुचन हो रहा है और फैलाव हो रहा है। क्योंकि ये देखिए, टू मतलब ऐसे पेन से वैसे बनाते इतना नहीं बनेगा, लेकिन आप समझिए। तो इसमें संकुचन और फैलाव होता है, और इस तरह से ये चलती जाती हैं और पहले पहुंच जाती हैं। ध्वनि तरंगों की तरह होती हैं, और ये ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, तीनों में से निकल जाती हैं, इसीलिए तो जल्दी पहुंच जाती हैं। लेकिन ये सेकेंडरी जो है, ये क्या करती हैं? ये सीधी नहीं पहुंचती हैं, ये ऐसी ऐसी जाती हैं, यानी कि समकोण पे उभाव बनाती जाती हैं। तो हर जगह समकोण बन रहे हैं, हर जगह समकोण और गर्त बन रहा है, उभार और गर्त बन रहा है। तो ये टाइम ज़्यादा लगाती हैं, बाद में पहुंचती हैं, और प्रकाश तरंगों की तरह व्यवहार करती हैं, और ये केवल ठोस से निकल सकती हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ है कॉन्सेप्ट कि ऐसी तरंगें कहाँ नहीं पहुंच पाएंगी? जहाँ पे क्या हो जाएगा? जहाँ पे ठोस की वजह द्रव या गैसीय आ जाएगा। तो गैसीय तो क्षेत्र है ही नहीं पृथ्वी के अंदर। तो हमें पता है कि करोड़ की जो बाहर की लेयर है, आउटर लेयर, वो कैसी बनी है? द्रव की बनी है। तो जैसे ही ए एस तरंग आएगी और द्रव मिलेगा, तो ए इधर से मुड़ जाएगी, और इसके बाद में ये दिखाई देना मतलब बंद हो जाएगी। इतने क्षेत्र पे ये दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ये निकल ही नहीं सकती है, भेद ही नहीं सकती है द्रव्य क्षेत्र को। तो ये केवल ठोस में ही चल सकते हैं। ये चीज़ हो गई। ये इधर से क्वेश्चन आए भी हैं और आ भी सकते हैं। तो ये जो द्वितीयक तरंग है, ये कैसे काम कर रही है? समकोण पे काम कर रही है। मतलब कि जो भी इसका संचरण है, वो तरंग का संचरण समकोण पे है, और इसमें जो है समांतर है। कंपन की दिशा जो है वो तरंग की दिशा के समांतर है। अब इम्पोर्टेंट क्या है? ये तो चल रही थी, अंदर से आ रही थी, अब इधर मिल गई सेल। तो ये जो सेल है, इससे इसने
क्रिया कर ली इस भूगर्भिक सेल ने, तो एक दूसरी तरंग बन गई और ये पृथ्वी पे आएगी, ये धरातल के साथ चलेगी और ये इतनी विस्फोटक होगी, जितनी ये मतलब कि तीव्र होगी, जितनी ये मतलब कि स्ट्रांग होगी, उतना ज़्यादा तेज़ भूकंप आ जाएगा। तो ये होती हैं धरातलीय तरंगे। धरातलीय तरंगे जैसे ही भूगर्भिक तरंगों के साथ में क्रिया करती हैं, ये बहुत विस्फोटक होती हैं। तो ये भी चलती हैं ऐसे ही है, लेकिन बहुत हानिकारक होती है। धरातल के साथ चलती हैं। वेग अगर बदलता है तो घनत्व में वृद्धि होती है। घनत्व अधिक तो वेग अधिक, फिर घनत्व अधिक वेग अधिक, तो इस तरह से ये बनती जाती है। घनत्व में परिवर्तन होता है तो कभी क्या होता है, परावर्तन हो जाएगा, कभी अपवर्तन हो जाएगा और इस तरह से उनकी दिशा चेंज हो जाती है। तो ये धरातलीय तरंग है। धरातलीय तरंगों को लव तरंगे, यानी कि कई लोग सोचते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, लास्ट, नॉट लास्ट, लव तरंगे। लव तरंगे, लव वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने इनको खोजा था, और सबसे अधिक शक्तिशाली होती हैं और यही हमें पता कराती हैं कि कितना ज़मीन पे खतरनाक आया है। तो हमने तरंगे देखी। अब तरंगों में हमने एक बार और रिकैप कर लेते हैं तरंगों का। बॉडी वेव, यानी कि धरातलीय भूमि के अंदर वाली तरंगें और धरातल की तरंगें। ए जैसे ही ऊर्जा निकलती है तब बनती है, और ए जब सेलों के साथ क्रिया करती हैं भूगर्भिक तरंगें, तो ये धरातलीय तरंगें बन जाती हैं। फिर हमने इनको सब डिवाइड करा, प्राइमरी और सेकेंडरी में। प्राइमरी जो पहले पहुंचती हैं और कंपन की दिशा जो है वो तरंग की दिशा के समांतर होता है, और यह गति जो करती हैं वो जब गति करती हैं तो दबाव पड़ता है, दबाव पड़ता है, घनत्व में भिन्नता आती है और संकुचन और फैलाव, सेल में संकुचन और फैलाव से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलती हैं। ध्वनि तरंगें जो हैं उनका व्यवहार करते हैं। 3 माध्यम, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में ही चल सकते हैं। फिर हमने सेकेंडरी देखी और ये बाद में पहुंचती हैं पी तरंगों के अपेक्षा। प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करती हैं। ठोस केवल ठोस से निकल सकते हैं। संचरण समकोण पे करती हैं, गर्त और उभार बनाती हैं, और ये अधिक मतलब कि खतरनाक होती हैं। लप तरंगे सबसे अधिक शक्तिशाली होती हैं, सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। धरातल के साथ चलते हैं, वेग और घनत्व में। हाँ, तो ये तो मैं बता चुकी हूँ। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो शायद आपका गलत ना हो, अगर आपने 100% फोकस के साथ पढ़ा है, आवृत्ति देख ली थी। अब अपन को पता है, संरचना पढ़ लेते हैं तो ये आवृत्ति क्षेत्र समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। तो चलिए पहले वही समझ लेते हैं। तो पृथ्वी की संरचना में हम आ गए हैं इस पार्ट पे कि आखिर है कैसी पृथ्वी अंदर, ये दिखाई देती है हमें। तो ये जो ऊपर वाला इलाका है जहाँ पे मैं रहती हूँ, फिर मैंने एक कुआं खोदा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना 100, 200, 400 फीट का ही रहता है। तो वो क्या है, वो भूपर्वती पे होगा, वो भूपर्वती से तो अंदर जाएगा नहीं, है ना। तो ये जो इलाका है ये क्या है, भूपर्वती है, ठीक है। अब कहाँ पे भूपर्वती ज़्यादा होगी, जहाँ पे पर्वत बना हुआ है ना, इधर पे सीधा। अब एंडीज़, रॉकीज़, या फिर यहाँ पे हमारा माउंट एवरेस्ट की चोटियाँ और हिमालय, तो और यहाँ पे एक गड्ढा सा है, तो ये ओशन हो गया। तो ओशन का हमने देखा कि ओशन की भूपर्वती कैसी है, कम है, और इसकी भूपर्वती ज़्यादा है। जो इधर दिखाई दे रहा है उससे कई गुना ज़्यादा नीचे रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कि महाद्वीप, यानी कि कॉन्टिनेंट की भूपर्वती, यानी कि क्रस्ट अधिक होती है और ओशियन की कम होती है। और ये देखिए इधर से आपको समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि ये ऊपर उठा हुआ है तो इसकी भूपर्वती ज़्यादा हो जाएगी। एक गड्ढा सा है, इसमें पानी भरा हुआ है, ये ओशन है, इसका कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें समझ लेना है, ये है भूपर्वती, यानी ये क्रस्ट। अब ये 100 किलोमीटर, कोई 15 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर, ये अलग अलग कहेगा, लेकिन आपको ये समझना है ऊपरी पार्ट को हम क्या कहते हैं, भूपर्वती कहते हैं, जिसमें चट्टानें, समुद्र तल, ये सब कुछ शामिल है। और ओशन का, ओ फॉर ओशन का कम होती है भूपर्वती, और कॉन्टिनेंट की अधिक होती है। ऊपर वाला पार्ट है, ए वाला पार्ट है। अब इस पार्ट को 2 भागों में बांटा गया, एक जो हम देखते हैं और नॉर्मल है, चट्टानों वाला पार्ट है, और एक बीच से डिवाइड हो जाता है अंदर के लिए, तो वो विसंगति आ जाती है। मतलब
अभी मैं विसंगति को समझाऊंगी थोड़ी देर में। अब ये है दूसरा, मतलब कि ये हमने देखा था, इधर हो गया हमारा भूपर्वतीय। अब मान लो कि कभी जो ज्वालामुखी आती है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं कि क्या निकलेगा, लावा कैसे निकलेगा, वो सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म इधर से कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे जो रहता है, यहाँ पे सेमी सॉलिड पार्ट है, सेमी सॉलिड पार्ट है। कैसा पार्ट है? सेमी सॉलिड पार्ट है, यानी कि सॉलिड नहीं है पूरी तरह से। जैसे कि गरम, जैसे कि आपने आलू देखा है ना, तो आलू ऊपर से ठंडा रहता है, लेकिन गरम आलू की बात कर रही हूँ, लेकिन अंदर देखेंगे तो गर्म रहता है। अब यहाँ पे तो ये जब ऊपर निकलेगा, ये ऊपर ठोस रहता है, मतलब जो मेटल का ये वाला भाग है यहाँ पे सेमी सॉलिड रहेगा, दुर्बलता मंडल बोलते हैं, और ये निकल आएगा। तो मेटल को हम दो भागों में देख सकते हैं, एक स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल हमें मेटल में याद रखना है, मेंटल में। क्योंकि और स्थल मंडल में क्या, भूपर्वटी भी शामिल हो जाएगी और ऊपरी मेंटल का पार्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको कहा जाता है कि ये 100-200 किलोमीटर तक जाता है, 200 किलोमीटर तक जाता है, 10 से लेके 200 किलोमीटर। अलग अलग किताब हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरह का बोलेंगे। उसका रीज़न है कि कहाँ को ध्यान में रख के हुए वो बात कर रहे हैं, है ना। तो ये आपको कॉमन सेंस यूज कर लेना है। तो मेंटल ऊपर वाला चीज़ हो गया। दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल हम समझते हैं कि दुर्बलता मंडल क्या होता है। अब इसके नीचे जाएंगे, मतलब स्थल मंडल ये कंप्लीट हो गया। इसके नीचे जो पार्ट है, यहाँ पे दुर्बल शब्द पे जाओ, स्थैनों से बना है स्थैनो मंडल, यानी कि ये कमज़ोर है, मतलब दुर्बल है। तो यहाँ से ऊपर उठती हैं ये जब संबंधारा के तहत, और ये ऊपर तक जाती हैं। फिर इधर है ठोस, तो इसको ये भेद नहीं पाती हैं, इस तरफ से इधर चली जाती हैं, फिर वो नीचे गिर जाती हैं। इस तरह से एक चक्कर चलाते रहते हैं, चक्कर चलता रहता है, और इसको हम बोलते हैं दुर्बलता मंडल में, ये सेमी सॉलिड एरिया में हो रहा है। और फिर हम जाते हैं अंदर क्रोड में। क्रोड की बाहर वाली लेयर जो है, ये सबसे अंदर की बात चल रही है। अंदर तो ठोस है, लेकिन ऊपर जो है वो कैसा है, द्रव है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो जाती है। अब जब बहुत ज़्यादा, जैसे हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा उद्गार हो रहा है, तो हमें उससे क्या समझ में आया था, ये ऐसा तभी हो सकता है, हमने कैल्डेरा पढ़ा था ज्वालामुखी कुंड के, जब बहुत पास में हो इनका मैग्मा, तो ये हो जाता है, और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली वहाँ से वो निकलती हैं चीज़ें। तो मेंटल हो गया, क्रोड देख लिया। अभी बना किसका होता है, तो भूपर्वती बनती है सियाल की, मतलब सीमा, और मतलब कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की, सिलिका और एल्यूमिनियम की। मेंटल किससे बना होता है, मैग्नीशियम, सिल्का और मैग्नीशियम से। और अंदर का पार्ट किससे बना होता है, लोहा और निकल से, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना। अब देखिए, तो द्रव है कहीं पे, कहीं पे लिक्विड है, तो अचानक से तो आएगा नहीं, इसके बीच में अंतर आएगा। जैसे कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप अचानक से बिल्कुल नहीं पढ़ते हो और फिर आप सडनली पढ़ने लगें और आप बहुत अच्छा स्कोर करने लगें। एक एक संक्रमण का क्षेत्र भी होता है। कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही, है ना। तो वैसे ही इधर समझिए कि एक एक पूरी तरीके से मतलब लेयर और दूसरी लेयर में जो बीच का क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। मतलब कि वहाँ पे क्या हो रहा है, असमृद्धता आ रही है। तो जब ऊपर की भूपट्टी और नीचे की भूपट्टी में तो आती है, तो इसको कहते हैं कॉनरोडो। रटना हो तो रटो, नहीं रटना हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, बस समझ लिया कि असमृद्धता क्या होती है। तो इन एक वैज्ञानिक के नाम पे है। फिर दूसरे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा नहीं, इधर ही चेंज नहीं हो रहा है कि भूपर्वटी में चेंज हो, ये पूरी भूपर्वटी है, और ये जो मेंटल है इधर चेंज हो रहा है, इसका नाम है मोहो। तो इन्होंने अपने नाम पे रख दिया मोहो,
डिसकंटिन्यूटी। फिर एक और है कि नहीं, ऊपरी मेंटल में और अंदर के मेंटल में भी डिफरेंस है, इन्होंने रख दिया इसका नाम रेप्टी। फिर एक और है, इन्होंने कहा ऊपरी क्रोड, यानी कि ऊपरी क्रोड जो है वो द्रव है और अंदर का क्रोड जो है अलग है, तो इन्होंने इसका नाम गुटेनबर्ग रख दिया, क्योंकि इन्होंने कुछ ज़्यादा। फिर जो मतलब कि इन्होंने कहा कि मेंटल और भूपर्पटी का भाग अलग अलग है। फिर लेहमैन ने कहा कि नहीं, ऊपरी क्रोड और अंदर के क्रोड का भी अलग अलग है। तो ऐसे से आपको याद रख लेना है। अब लोहा अंदर पाया जाता है तो लेहमैन, इससे आप याद रखेंगे। क्रोड का तो हो गया डन, ऊपर का भी याद रहेगा। मोहो नाम अच्छे से याद आ जाता है। तो मेंटल और भूपर्टी का सब याद रखने की, मतलब ये रटने वाली चीज़ें हैं, और मैंने तो रटा हुआ है, बाकी आपकी इच्छा है, क्योंकि मैं उनमें से नहीं हूँ कि कॉन्सेप्ट से ही सब कुछ होता है। भले ही आपको कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट में वर्ड्स कौन कौन से यूज हुए हैं वो फैक्ट चीज़ है। तो फैक्ट और कॉन्सेप्ट को जो अलग अलग समझता है तो वो गलत है। वो एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट आता है तो फैक्ट भी आने चाहिए, और अगर आपको फैक्ट आते हैं तो आप कॉन्सेप्ट भी बिल्ड कर लोगे धीरे धीरे। अगर आप एक चीज़ को, फैक्ट्स को लर्न करते हो तो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट तो पता चल ही जाता है, अगर पूरा ना चले तो। और बी प्रैक्टिकल, मैं प्रैक्टिकल बात ही कर रही हूँ। अब देखते हैं महासागरीय और महाद्वीपों का वितरण। तो हाँ, यहाँ पे एक दो चीज़ें, छाया क्षेत्र रह गए। तो ये था हमारा पृथ्वी, यहाँ से मतलब यहाँ पे आया था भूकंप। तो यहाँ पे भूकंप आया, ये ऊपर आ गया, इधर दिखना स्टार्ट हुआ, लेकिन हम इधर को पकड़ेंगे भी। तो ये चारों तरफ में इसकी तो मतलब कि बुझ जाएगा। चारों तरफ जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, मतलब ये अंदर की बात चल रही है, और है ना, चारों तरफ जा रहा है। लेकिन अब यहाँ है क्रोड, बीच का बीच। क्रोड का ऊपर वाला लेयर किससे बना है? द्रव से बना है। तो जैसे ये द्रव वाला पार्ट आएगा, यहाँ से पी तरंगे निकल पाएंगे क्या? नहीं निकल पाएंगे। तो पी तरंगे यहाँ पे, पी तरंगे नहीं, एस तरंगे क्या निकल पाएंगे? क्योंकि ए केवल किससे? एस फॉर सॉलिड। तो सॉलिड से बस निकलते हैं, तो ए नहीं निकल पाएंगे। लेकिन एक और कंडीशन देख लेते हैं। इधर से निकलना स्टार्ट हुए, इधर गए, इधर गए, इधर गए, वो तो चारों तरफ जाना है तो सारी तरफ जाए। अब एक करोड़ वाला इलाका आ गया, करोड़ वाला इलाका आ गया, ऊपरी पर द्रव है, लेकिन ये तो तरंगे इसमें से भी जा सकती हैं। तो ये थोड़ा सा डिसकंटिन्यूटी आई, तो आपतन होगा। सो ऐसे करके इधर से निकलेंगी तो, लेकिन थोड़ा टाइम लेके निकलेंगी, लेकिन थोड़े टाइम के लिए निकलना बंद हो जाएंगी। तो इनका ये जो छाया क्षेत्र है एक कम जगह बनता है। लेकिन छाया क्षेत्र से एक वर्ड समझ में आया, छाया और क्षेत्र। ऐसा क्षेत्र जहाँ पे भूकंपीय तरंगे अभिकल्पित नहीं होती, मतलब महसूस नहीं होती हैं, नहीं निकल पाती हैं जहाँ से, उस क्षेत्र को हम छाया क्षेत्र कहते हैं। तो देखो, एस तरंगों को तो बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया है, ऐसा बहुत लंबी चीज हो गई। तो 105 के बाद से दिखना ही बंद हो जाती हैं, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए बंद होती हैं और फिर से दिखना इधर स्टार्ट हो जाती हैं। तो इनको कहेंगे पी तरंगे, प्राइमरी तरंगे। तो ये छाया क्षेत्र का कॉन्सेप्ट हो गया। आई होप कि क्लियर हो गई होंगी अब चीज़ें। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, और हमें कहना है महासागरीय महाद्वीप का वितरण। एंड 1 मिनट में रिवाइज हो जाएगा ये, बस पूरा कंप्लीट करना है तो मैं बताती हूँ कैसे। महाद्वीपीय विस्थापन, तो ये था अर्थ। यहाँ पे हम भी देखते हैं, लेकिन हम कभी आज तो हमें सब कुछ पता है, तब भी हम ऐसा सोच पाते हैं। अगर हम अपने ब्रेन को अनुमति दें कि जाओ तुम थोड़ा सोचो भी, तो हमारा वो रिसर्च वाला लॉजिकल ब्रेन स्टार्ट होगा। बट यहाँ पे तो लोग कहते ही हैं कि देखो, ये तो एग्ज़ाम में आएगा नहीं, तो ज़्यादा माथापच्ची करने का नहीं। हाँ, माथापच्ची करो, जैसे कि मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगी, बट ये चीज़ तो आनी नहीं है एग्ज़ाम में। ऐसा तो ऐसे करके तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी वो शक्ति कम कर रहे हैं सोचने की, कि किसी भी चीज़ का क्यों, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, ये बस समझ लें कि एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा वो कम करें, लेकिन ऐसा नहीं। बट यहाँ पे मुझे ये फालतू की चीज़ें नहीं बोलनी है, लेकिन क्यों पूछने से मैं बस इतना कह सकती हूँ कि वो चीज़ हमें बहुत लंबे टाइम तक याद रहती है, तो क्यों को बुरा नहीं समझा जा सकता। तो ये देखिए, ऐसा ही कुछ है हमारा नॉर्थ अमेरिका। और अगर हम देखेंगे तो ये जो है कि इधर पे ये
जो है यहाँ पे अफ्रीका, और ए जो है यहाँ पे ऐसा ऐसा ये फिट कर दिया जाए इसको इधर पे, मतलब कि इसको ए इधर है, नॉर्थ साउथ अमेरिका ए इधर है। तो ऐसे ही एक व्यक्ति ने किया, जिसे अब्राहम करके कुछ कहते थे वैज्ञानिक, दूसरा है उसने इस पे मैप बनाए। और जब एक काम कर रहे थे कौन वैगनर साहब, तो इन्होंने एक चीज़ फाइंड की कि देखिए ए और ए एक जैसे ही हैं, अफ्रीका और ए पहले एक साथ जुड़े हुए थे और ए आज अलग हो गए। इसको इधर फिट करके उन्होंने देखा और उन्होंने इसके कुछ प्रमाण दिए। क्या प्रमाण दिए? साम्यता के प्रमाण दिए कि ये देखो मैच कर रही हैं चीज़ें, यहाँ जो पाया जा रहा है वही यहाँ पे भी पाया जा रहा है। यहाँ की जो चट्टानों की उम्र है वो यहाँ की चट्टानों की उम्र है। टिलाइट यानी कि हिमनद के अपक्षेप या हिमनद के जो हिमनद जैसे कि पहले के टाइम पे तो, अभी तो तरंग नदियाँ एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाती हैं, लेकिन एक टाइम हिमयुग था तो वहाँ पे हिमनद ही खिसकते थे। तो टिलाइट के ऐसे वो मिले निक्षेप, प्लेसर निक्षेप वो कहते हैं कि एक जगह से चीज़ निकली और दूसरी जगह पे पहुंची, तो हमें लगता है कि जहाँ पे पहुंचती है हमें तो यही लगता है कि यहाँ पे मिलती है, लेकिन इसका सोर्स तो ये है। तो जब इधर पे एक चीज़ मिल रही थी और जब ये अलग हो गया तब भी यहाँ पे वो चीज़ मिली है, लेकिन इधर और जगह वो नहीं मिलती और बनती भी नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्लेस निक्षेप। और जीवाश्म या जीवाश्म और जीवों की जो प्रजातियाँ हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, वो इतने दूर दूर के आर्कटिक के क्षेत्र में इधर या उधर कैसे पाया जा रहा है? तो कभी ना कभी वो जुड़े होंगे तभी तो ऐसा हुआ। तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जो आपने सुना भी होगा कि एक पूरा भूखंड था, उसको कहा कि ये पेंजिया था और इधर पानी भरा था, इसको पैंथलासा। तो ये इन्होंने कहा, सब ने कहा चलो ठीक है, ये प्रमाण आपके अच्छे लग रहे हैं, माना कि सही है। ये बताओ विस्थापन, विस्थापन मतलब होता है दूर जाना, कि महाद्वीप एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये सही है। कारण क्या है? तो इन्होंने कहा कि पोलर यानी कि जो पोलर और ज्वारीय वल, एक दोनों ही वल अच्छे से भी आगे समझेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि पोलर और ज्वारीय वल इतने दमदार नहीं होते हैं कि इतना विस्थापन करा सके। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन से दोनों संबंधित है। घूर्णन से ऐसा क्या ही होगा कि ये हो जाएगा, तो ये मान्य नहीं निकला। ये 1912 के आसपास की बात है, जब हिस्ट्री में क्या चल रहा है, हिस्ट्री में सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं स्टार्ट हुआ है और वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट नहीं हुआ है। यूरोप की अधिकांश कंट्रियाँ पूरी दुनिया भर में उपनिवेश बनाए हुए हैं, तो हमें उस टाइम को ऐसे एज्यूम करेंगे। तो अब ये इधर से समझें, इनका ये जो है ये सब गलत हुआ, मतलब सब गलत हुआ का मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह गलत हुआ। विस्थापन कर रहे हैं यस, लेकिन भूखंड एक नहीं था, इसके अंदर जो प्लेट है वो एक थी और फिर वो कई भागों में टूटी और आज हम 7 प्लेटें पढ़ते हैं, मुख्य 7 प्लेटें और कुछ छोटी प्लेटें पढ़ते हैं। तो ये भूखंड नहीं था, ये प्लेटें थी। दूसरा, महाद्वीप अकेले विस्थापन नहीं कर रहे थे, साथ में विस्थापन कर रहा, ये प्लेटें विस्थापन कर रही थी, जिससे क्या हो रहा था कि कहीं समुद्र जुड़ रहे हैं, कहीं समुद्र दूर हो रहे हैं, ये चीज़ थी। तो कम से कम इन्होंने प्रारंभिक तौर पे ये सोचा, ये अच्छी बात है। अब एक दूसरे व्यक्ति ने उनका, इनकी बात में तो दम था, बस एक कारण नहीं बता पाए, तो वो कारण हम देखते हैं। तो ए आए ऑर्थर होम्स, इन्होंने संबंध धारा का कॉन्सेप्ट दिया कि यहाँ से उन्होंने क्या कहा था कि पोलर और ज्वारीय बल, इसमें तो इतना दम नहीं था, लेकिन रेडियो एक्टिव तत्व ऐसे होते हैं कि उनमें ऊर्जा तापमान रहता है, तो उनकी वजह से, रेडियो तत्वों के ताप की वजह से इनमें इतना हिम्मत है कि ये ऊपर उठते हैं, ऊपर उठते हैं, फिर इधर क्योंकि बहुत ठोस है, तो अगर
ऊपर आ जाते हैं तो ज्वालामुखी बना देते हैं, लेकिन ये ऐसी संबंध धाराओं के रूप में काम करते रहते हैं। तो ये ऊपर उठते हैं नीचे गिरते हैं, इन्होंने ये कहा। तो कहा हाँ ये सही बात है। तो इन्होंने क्या बताया था, संबंध धारा का कॉन्सेप्ट दिया था, ये 1930 के आसपास की बात है। अब 30 साल बाद फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थ्योरी आई। इसमें इन्होंने कहा कि सी फ्लोर करा है, अभी क्या क्या वर्ड था, महाद्वीप ऐसा हो रहा है। इन्होंने कहा कि संबंध अंदर से ऐसा हो रहा है, इन्होंने एक इसका कारण दे दिया विस्थापन का। अब इसको और डिफाइन करा कि अंदर का भाग है, ऊपर की ऊपर पट्टी है, ऊपर जाता है ए, और फिर ए ऊपर नहीं, और ऊपर तो नहीं जा पाता है, तो ऐसे नीचे जाता है। तो इधर पे क्या बन रही है, भूपर इधर पे नई चट्टान बन रही है। तो इस चट्टान और इस चट्टान की उम्र सेम है, और जैसे दूर जाती जाएगी जाती जाएगी जाती जाएगी, उनकी उम्र और भी मतलब कि समान है। तो आयु समान है समान दूरी की चट्टानों पे, जहाँ पे भी ए बनना स्टार्ट हुआ है। और मतलब ज्वालामुखी के कारण कटक की वजह से, कटक जिसको हम देख लें, तो ये चीज़ है। और इन्होंने कहा कि जो इससे चुंबकत्व भी हर टाइम पे अलग अलग हुआ है, इसने ये समझाने में मदद की। और चीज़ें समझाई कि सी फ्लोर कर रहा है, मतलब सी मतलब समुद्र, फ्लोर मतलब आधे स्थल, वो स्प्रेड कर रहा है, फैल रहा है। तो हाँ ए भी फैल रहा है और वो भी फैल रहा है, और ए फैल रहा है और इधर धस भी रहा है, क्योंकि ये जहाँ पे ख़त्म होगा तो ए धस जाएगा दूसरी प्लेट से। अभी प्लेट का कॉन्सेप्ट नहीं आया, लेकिन ए फिर इधर नीचे ख़त्म हो जाता है, ऐसे अंदर चला जाता है। तो बन रहा है, ख़त्म हो रहा है, इस वजह से अलग से भी कुछ नहीं है। तो ये सी फ्लोर की थ्योरी होगी। अब ये जितने भी फैक्ट थे अलग अलग पड़े हुए थे, तो इनको एक साथ करने का काम किया मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने। तो इन्होंने ये थ्योरी दी थी सी फ्लोर की 1961 में। उसके 6-7 साल बाद 1967 में ये तीनों वैज्ञानिक साथ में आए, भूगर्भ शास्त्री। इन्होंने कहा कि हाँ पृथ्वी मतलब कि ये जो विस्थापन हो रहा है महाद्वीपों का, हो रहा है, करेक्ट है, लेकिन इनका नहीं हो रहा है। अंदर प्लेटें हैं भूखंड की, उनके वो तैर रही हैं। पहले ऐसा माना जाता था कि पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन इसके बाद में ये तय हो गया कि हाँ ये चेंज हो रहा है। तो क्या हुआ कि प्लेटों का इन्होंने कहा, और ये प्लेटें ही हैं जो एक दूसरे के पास आती हैं, यानी कि अभिसारी करती हैं। तो एक ओशन हो सकती है, एक कॉन्टिनेंट की हो सकती है, या दोनों ही ओशन ओशन की हो सकती हैं, या दोनों ही कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट की हो सकती है। यही 3 कंडीशन बन सकती है ना। ओशन की अगर होगी तो वो जाके टकराएगी तो क्या करेगी, ज्वालामुखी बनाएगी बनाएगी। तो ओशन से ओशन की अगर टकराएगी, मतलब कि महासागरीय महासागरीय टकराएगी तो ज्वालामुखी बनेंगे। महासागरीय और कॉन्टिनेंट की टकराएगी तो ज्वालामुखी बनेंगे। लेकिन जब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट टकराएगी तो क्या होगा, ये ऊपर उठाती जाएगी ऊपर उठाती जाएगी, तो पर्वतों का निर्माण करा देगी। ज्वालामुखी से भी भूमि का निर्माण होता है और पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये तीनों को अभी हमें अच्छे से देखना है। तो अब सारी इंग्लिश में बढ़िया वर्ड डाइवर्जेंट, डाइवर्ट मतलब दूर जाना। तो जब एक प्लेट इधर और एक प्लेट इधर है और एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो अंदर से निकलना तय है मेग्मा का, लावा का, ये बनता जाता है। अब अलग अलग जगह पे अलग अलग बनता है। तो हमने देखा था सी फ्लोर ब्रिज, तो ऐसी है, कहीं पे चट्टान कहीं पे ऐसी है। तो ये ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल समांतर होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। और यहाँ पे कहीं पे चट्टाने, कहीं पे कुछ ऐसा बनाएगा। तो ये लेकिन एक कटक के तौर पे हमें दिखाई देने लगता है। तो इसको बोल देंगे अपसारी। और इसमें क्या होता है, भूमि का निर्माण हो रहा है, नई भूमि का, और इधर की जो चट्टाने हैं और इधर की वो समान आयु की होंगी। दूसरा है अभिसारी, एक प्लेट ए है और एक प्लेट ए है, और ये प्लेटें क्या कर रही हैं, आपस में मिल रही हैं। तो एक ओशन की हो सकती है, एक कॉन्टिनेंट की हो सकती है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट की हो सकती है, ओशन ओशन की हो सकती है। तो ओशन क्योंकि भारी होती है, तो ये इससे ज्वालामुखी निकलेगा। ठीक है,
तो ये 3 कंडीशन होती है। इसमें क्या हो रहा है, अभिसरण, अभिसरण को कन्वर्जेंट इंग्लिश में बोलते हैं, सबडेंट पार्ट बोलते हैं इस क्षेत्र को जहाँ पे ये दोनों मिल रही हैं। कई दफ़ा क्या होगा कि ना तो वो एक दूसरे से मिल रही हैं, ना एक दूसरे के दूर जा रही हैं, बल्कि क्या कर रही हैं, एक प्लेट ऊपर जा रही है, एक प्लेट नीचे जा रही है। अगर दूरी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पास पास है तो एक दूसरे से टच होते हुए ऊपर निकल जाएंगे और नीचे निकल जाएंगे। तो रूपांतरित प्लेट इनको बोलते हैं। और ये ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बनाती हैं और इससे भूकंप आ सकते हैं, तो बिल्कुल आ सकते हैं। ये भूमि नष्ट करती है, ये भूमि बनाती है और ये रूपांतरित होती है। तो अब ये पृथ्वी है, सबसे बड़ी चट्टान जो है प्रशांत महासागर की चट्टान है। और ये कैसी चट्टान है, ओशन की चट्टान है। और यहाँ पे जो है वो महाद्वीपीय चट्टान है। यहाँ पे दूसरी एक कोई चट्टान है, वो भी महाद्वीपीय है। तो मतलब दक्षिण अमेरिका की, उत्तर अमेरिका की। तो यहाँ पे ज्वालामुखी और भूकंप की एक लेयर की लेयर पाई जाएगी, उसको बोलेंगे रिंग ऑफ फायर। आग का रिंग, आग का रिंग का मतलब है आग की माला। कितना उस वर्ड एसोसिएशन है। आग क्या है, ज्वालामुखी इधर से निकल रही होगी, भूकंप भी यहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, क्योंकि जब भी दो चीज़ें टकराएंगी, किसी भी तरह से टकराएं, तो उससे कंपन तो होगा, भूमि तो कंप करेगी, तो भूकंप इस तरह से है। और यहाँ पे मतलब कि क्या हो रहा है, यूरेशिया की प्लेट है और अफ्रीका की प्लेट है। इधर अफ्रीका की प्लेट है और इधर यूरेशिया की प्लेट है। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट है। इधर मध्य अटलांटिक रिज इधर पे हमें देखने को मिल जाता है। तो 7 प्लेटें हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ी है, यूरेशिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, और एक प्लेट अटलांटिक प्लेट है। तो आर्कटिक अंटार्कटिक प्लेट, सॉरी अटलांटिक कह दिया कि मैंने, अंटार्कटिक। तो ऐसी 7 बड़ी प्लेटें हैं और छोटी छोटी, यानी कि ए नॉर्थ साउथ अमेरिका है। इधर पेरू के पास में एक जगह का नाम है नाजका, और उधर पे एक द्वीप का नाम भी है नाजका। तो यहाँ पे नाजका प्लेट कहते हैं, क्योंकि छोटी सी एक प्लेट है। एक कोकस प्लेट है और फिलिपिन प्लेट है, तो फिलीपींस के पास पाई जाएगी ऐसी। तो ये छोटी छोटी, अब तो बस ये बताना चाहती हूँ कि बड़ी ही प्लेटें नहीं। अब टाइम आ गया है 1 मिनट रिवाइज का। पूरा 56 मिनट का वीडियो है, लेकिन इसमें 3 चैप्टर के आसपास से कवर है, जो कि एक में कई लोग अकेले ज्वालामुखी समझाते हैं, एक में अकेले भूकंप समझाते हैं, फिर एक में पृथ्वी की संरचना समझाते हैं, और फिर एक में ए समझाते हैं। तो ऐसे 4 घंटे की वीडियो बनाते हैं। सो ये 1 घंटे में वो कवर हो गया। अब 1 मिनट में रिवीजन का मैं तरीका बताती हूँ। क्यों टाइम लगता है रिवाइज करने में, क्योंकि चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट नहीं रहती। आपको बस पृथ्वी बोलना है। पृथ्वी को अब जाने कैसे, जानने के स्रोत, प्रत्यक्ष स्रोत, खनन होगा तो हम सीधे ही खोद देंगे, ड्रिलिंग होगी, या फिर ज्वालामुखी से पता चलेगा। ज्वालामुखी क्या होती है, तो ज्वालामुखी आप ऐसे बना लेंगे अपने दिमाग में। नलिका है, नलिका से ही निकलेगा। ज्वालामुख मतलब मुख, इधर पे ज्वाला का मुख यानी कि अग्नि आ रही है, इधर से निकल रहा है। क्या क्या निकल रहा है, तो नाइट्रोजन के, सल्फर के यौगिक निकल रहे हैं। राख तो निकलेगी ही निकलेगी, धुआं भी निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, और CO2 निकलेगी, और क्लोरीन निकलेगी, आर्गन निकलेगा। ये सब गैसें निकलेंगी, ये आपको याद रख लेना है। अब ऐसा तो ये ही ना निकले खंड के खंड, सीधे गर्म के गर्म, तो उन्हें ज्वलन खंड सी, ये बम के रूप में ज्वालामुखी बम इनको बोल देंगे। तो ये सब कुछ निकल रहा है। अब ये निकल जो अंदर है गर्म चीज़, इसको मैग्मा बोलते हैं। और जो ऊपर आके मैग्मा आ जाता है, तो इसको लावा बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको इस ये डायग्राम से पता चल जाएंगी। अब ये ऊपर आके अगर ठंडा हुआ, तो इसको बोल देंगे, क्या बोल देंगे, वाह आकृति। ठंडा होगा तो कुछ ना कुछ आकृति में ठंडा होगा, तो इसको बोल देंगे वाह आकृति। आप अब ये कैसी कैसी हो सकती हैं, ये हो सकती हैं कि
या तो ये बहुत फैल जाएँ, फैल जाएँ, फैल जाएँ और अम्ल की वजह से ही फैलेंगी। क्षारीय चीज़ तो एक जगह पे जुट हो जाती है तो अम्लीय होंगी, ये दूर तक फैलेंगी ऐसा और अगर इसमें पानी चला गया गलती से तो विस्फोट हो सकता है, फव्वारे के रूप में बाहर निकल सकता है तो सिंडर शंकु कह देंगे। तो ये सील्ड हो गया मिश्रित। अगर ये निकलने में टाइम लगाता है तो और फँस जाता है तो अचानक से बहुत विस्फोट होगा और बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होगा। कैल्डेरा ऊपर उठने की जगह धँस जाए और विस्फोट कर दे तो मतलब कि ज़्यादा हानिकारक और विस्फोटक होगा, विनाशकारी होगा। वेसाल्ट जब ऐसे ही मतलब कि सील्ड की तरह हो लेकिन बहुत बड़े इलाके पे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेसाल्ट। जो पठार है, दक्कन का पठार, वो इसी से मध्य महासागर। अगर ये उद्गार महासागरों में हो रहा है तो इसको बोल देंगे मध्य महासागरीय कटक। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण अटलांटिक मध्य महासागरीय कटक। तो ये हो गया पूरा ज्वालामुखी का बाह्य आकृतियाँ। अब आते हैं आंतरिक आकृतियाँ। अब अगर ये मेग्मा था वो अंदर ही ठंडा हो जाए तो इधर पे ही ठंडा हो जाए, बिल्कुल ज़मीन के जहाँ से निकल रहा है उसके बिल्कुल पास में, और गुबंद जैसी आकृति बना ले तो बैकोलिथ। अगर थोड़ा ऊपर आ जाए और आ जाए तो इसको कनकेव की तरह आ जाए तो लेपुलिथ। और ये ऐसे बार बार हो जाए तो इसको फेकोलिथ। और अगर ये ऊपर की तरफ हो और गुबंद का बना ले और नीचे इस बेंट से, इस नलिका से भी जुड़ा हो तो लेकोलिथ। अगर मतलब कि क्षैतिज रूप में ठंडा हो जाए तो सिल। और सीट अगर कम इलाके में, अगर ये ऊर्ध्वाधर हो जाए यानी समकोण पे हो जाए तो इसको डाइक बोलेंगे। तो ये अंतर आंतरिक आकृतियाँ हो गई है ना। अब आ जाते हैं कि अप्रत्यक्ष जानकारी के स्रोत। अप्रत्यक्ष जानकारी से पदार्थ के गुणधर्म अगर गहराई में जाएंगे तो ताप दाब ने और वो बढ़ेगा। उल्कापिंड क्या होते हैं, पृथ्वी के समान होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल समान होना चाहिए लेकिन नहीं है, तो वो गुरुत्वीय संकेत ये ध्रुवों पे अधिक है और इधर पे कम है। भूमध्य सागर पे चुंबकीय पदार्थ के वितरण से भी हमें पृथ्वी के बारे में पता चलता है। भूकंप यानी भूमि का कंपन क्यों होगा, भ्रंश के का होगा क्यों, क्योंकि विपरीत रूप में ये सेलें काम कर रही हैं। घर्षण कम होने से ऊर्जा निकल जाएगी, वो बाहर कि जिससे कंपन हो जाएगा। प्रभाव ये सब थे। मापन सिस्मोग्राफ से रिएक्टर कितनी ऊर्जा निकली, मार्केली कितनी गहनता थी जहाँ से निकलती है उसको फोकस जहाँ पे महसूस होती है। पीछे तरंगे, प्राथमिक तरंगे पहले पहुँचती हैं। कंपन की दिशा तरंग की दिशा के समांतर होती है और यह गति जो है वो दबाव पैदा करती है। दबाव से घनत्व में अंतर आता है और घनत्व में भिन्नता आदि और संकुचन फैलाव से आगे बढ़ती हैं और ध्वनि तरंगों की तरह काम करती हैं। तीनों में निकल सकते हैं। जो एस तरंगे हैं ये केवल और केवल बाद में पहुंचती हैं और प्रकाश से तरंग जो होती हैं, प्रकाश तरंगे की तरह चलती हैं, केवल ठोस में चल सकती हैं, समकोण बनाती हैं और तो ये उभार और गर्त हमें दिखाई दे रहा है। लप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं, धरातल की सेलों के साथ में क्रिया करके होते हैं। तो ये हो गया जानकारी के स्रोत, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। और ये पूरा ज्वालामुखी ऐसा संरचना तो ऊपर भूपर्वटी, बीच का मेंटल, नीचे का क्रोड, ऊपर का बनाए सियाल से, एक साथ सियाल बोल देंगे। ये बनाए सीम बना है नीफे से। ऊपर भूपर्वटी ओसन की कम है और कॉन्टिनेंट की ज़्यादा है। मेंटल ऊपर का वाद स्थल मंडल, अंदर का दबलता मंडल, इधर से सेमी सॉलिड भाग में है। आउटर कोड जो है वो द्रव में है, अंतर का जो है वो ठोस में है, नीचे से बना हुआ। ये डिसकंटिन्यूटी है ऊपर की कॉर्नोरॉड। दूसरा जो ऊपरी मेंटल और ऊपरी मेंटल नहीं, भूपर्वटी और मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसको मोह। और जो एक मतलब कि एक मेंटल से दूसरे मेंटल पे राप्टी, मेंटल और क्रोड के बीच में डिसकंटिन्यूटी है गुटेनबर्ग। और आउटर क्रोड और इनर क्रोड के बीच में लेम। मध्य महासागरीय कटक जो है वो महाद्वीपीय विस्थापन की थ्योरी दी थी। वैगनर ने कहा था कि एक दूसरी जगह की चीज़ें समान है, विस्थापन हो रहा है। विस्थापन का कारण है ज्वारीय बल और पोलर बल। संबंध धारा एक कारण बताया इन्होंने कि क्यों एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। इन्होंने सी फ्लोर से बताई कि सी भी वो कर रहा है, फ्लोर स्प्रेड कर रहा है, लेकिन कारण बताया कि रेडियो एक्टिव इन्होंने ही बता दिया था। इन्होंने ही बताया कि यहाँ पे धंस जाता है और इधर दूसरी तरफ से ऐसे धंस जाता है। तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं, अलग से कुछ नहीं दिखाई देता है। तो सी प्लॉट की थ्योरी, हैरी हेस ने दी। प्लेट टेक्टोनिक इन सबको इकट्ठा किया और सारी अभिसारी और रूपांतरण
3 तरह से ही प्लेट हैं, एक दूसरे से वो करेंगी, संचरण करेंगी, या तो आएंगी या जाएंगी, या वो होंगी आएंगी आपस में मिलेंगी तो नष्ट करेंगी भूमि को। ओशन, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट, या इस तरह से हो सकती है, अगर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो अंदर से ज्वालामुखी निकलेगा, ऊपर ठंडा और भूमि का निर्माण करके एक दूसरे से दूर जाएंगे, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बनाएंगे। तो ये पूरा का पूरा वो हो गया। और ये जो चेंज होता है तो ये एस तरंगों का छाया क्षेत्र अधिक है, पी तरंगों का छाया क्षेत्र कम है, क्योंकि उससे नहीं निकल सकती आवृत्ति, तो भ्रंश वाले क्षेत्रों पे ज़्यादा भूकंप आते हैं, वैसे में कम आते हैं। तो ये हो गया पूरा का पूरा रिवीजन। अभी भी रिवीजन में थोड़ा आपको 10 मिनट लगे होंगे, लेकिन अब आप इसको देखिए पृथ्वी, अब बस बोलने की ज़रूरत नहीं है, अब डन बस करते जाना है कि ये चीज़ें हैं। और 1 मिनट से भी कम टाइम में मैं इसको एक बार में रिवाइज़ कर एक मिनट में रिवाइज़ कर लेती हूँ। केवल क्या करना है, बहुत अच्छे से पढ़ लिया होता है तो 1 मिनट से भी कम में काम चल जाता है। आपको लग रहा होगा कि केवल ऐसे मतलब कि मैं वो कर रही हूँ कि टिक लगा रही हूँ, टिक नहीं लगा रही हूँ, उतने में मेरा ब्रेन काम कर रहा था। अब अगर आप क्वेश्चन लगाते हो, मतलब कोई भी क्वेश्चन लगाते हो, चाहे आप टेस्ट सीरीज लगाते हो, आप कहीं से भी कुछ लगाते हो, तो अगर आपको जो चीज़ नहीं आएगी ना, तो आप इसके आगे वाले एक पेज खाली कर रखा है मैंने, तो उसमें मैं उसको ऐड कर दूँगी, तो मेरे पास एक्स्ट्रा चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन ये एनसीईआरटी का क्रक है। 1 मिनट का रिवाइज, ऐसे ही मैंने पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबके 1 पेजर नोट है मेरे पास में। और ऐसे नहीं है कि केवल उसमें चीज़ें लिखी हैं और मैं उसको कंप्लीट रिवाइज नहीं कर पा रहा हूँ। इससे मैं कंप्लीट रिवीजन है, कंप्लीट रिवीजन। हाँ, आप अभी सारी ये चीज़ें और डिटेल में थोड़ा-सा करनी चाहिए। तो नीचे एक पेज है, उसमें इनको थोड़ा-सा और डेप्थ दे दी है, बट इससे वैसे क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो मैंने उसको कि हाँ ठीक है, इतना समझ लिया और मुझे इसका अंदर का कॉन्सेप्ट पता है। अब इस पूरे पार्ट में से जहाँ से क्वेश्चन रॉन्ग होगा वो पार्ट जाके मुझे पढ़ना है। इसमें से जिस पार्ट में मैं बोलते टाइम या सोचते टाइम मुझे 1 सेकंड से ज़्यादा का टाइम लगा, मतलब वो मुझे रिवाइज करना है, क्योंकि इतना सारा सिलेबस है। और अगर हमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो कुछ नहीं है। ये मुझे पता है कि ये होलिस्टिक अप्रोच है। अब आ जाते हैं कि इस चीज़ पे मैंने ये सोचा था कि मैं साथ में इसको बताते जाऊंगी, लेकिन मैं अब ऊपर से बता देती हूँ कि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना में प्रत्यक्ष स्रोत में यही बताया था मैंने, खनन और वो अप्रत्यक्ष खनन वो। अब देखिए आपको, मैं तो ये चाहती थी मैं इसको भी कवर कराऊँ, बट मैं ध्यान भूल गई, तो क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। सो इसको पढ़ने में टाइम लगेगा, बट आई वॉन्ट टू टेल यू कि इसको मैं कवर करवाना चाहती हूँ एक बार में। तो क्या किया जाए, तो ये रिवीजन पेज मैंने रहने देती हूँ एनसीईआरटी से, क्योंकि डायरेक्ट एमसीक्यूज आएंगे, क्योंकि वो एक जगह दे देंगे कि एक क्वेश्चन है और फिर दूसरे में पूछ लेंगे कि ये उसका कारण है। तो इस वजह से वो डायरेक्टली 2 लाइन से क्वेश्चन रहता है। तो ये मैं दूसरी एक वीडियो में कर दूँगी, लेकिन एक वीडियो में ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना, वितरण, ये तीनों चीज़ों को कवर करके वो हो जाएगा होलिस्टिक अप्रोच। तो ना तो हमारी एनसीईआरटी छूटेगी और ना हमारा कॉन्सेप्ट छूटेगा, तो मैंने दोनों ही चीज़ें कवर कर देनी। थैंक यू सो मच। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं। ये पेज मेरे टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूँगी। एंड या थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एंड फील फ्री एंड फील ग्रेटिट्यूड फॉर योर सेल्फ कि इतना टाइम तक होल्ड करा खुद को, एंड मन करे कि नहीं पढ़ना है तब भी पढ़ना है। बेसिकली थैंक यू सो मच।